This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार उनका उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन सके, बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन वो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका भी स्वागत है, और इस वीडियो को जो लोग सुनेंगे उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर की हिमृणी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को यह ख्याति मिली हुई। खेमकार सर का एक सपना है, एक उनका मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सेमेस्टर 2 का ये चैप्टर है और ये है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। हम लोगों ने ये पहले बताया था कि जो हमारे सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा मेन, उससे हमारा ब्लड बनता है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से उसको ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है, मूवमेंट उसको मिलता है। और उसके बाद हम लोगों ने कहा था दो बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये दोनों मिल करके कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्येक जीव चाहता है कि उसकी तरह का कोई और प्रतिनिधि उसके जब वो संसार में न रहे तो भी वो रहे। इसी धारणा के हिसाब से, इसी धारणा के अनुरूप रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उस रिप्रोडक्शन सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण दोनों में मेल और फीमेल में उसको हाफ हाफ करके बांटा गया है, दोनों को एक दूसरे पर डिपेंडेंट माना गया है। और इसीलिए डिपेंडेंसी का पॉइंट है तो मेल ऑर्गन सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका फीमेल ऑर्गन सिस्टम को हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया हुआ है। जो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये हम लोग आज चर्चा करेंगे इसकी मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन क्या है? menstruation is said to be cyclic changes in ovary and uterus of a non-pregnant woman। जो कोई नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उसके यूट्रस और ओवरी में क्या साइक्लिक चेंजेस होते हैं उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सभी मेमेलिया फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है, हम लोग स्पेसी कहलाते हैं मेमेलिया। तो हम लोग मेमेलिया फैमिली जो फैमिली है उसमें फीमेल में मेंस्ट्रुएशन सभी में नहीं होता है, केवल प्राइमेट ग्रुप। अब प्राइमेट ग्रुप क्या है? प्राइमेट ग्रुप की फीमेल में ही मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जैसे मंकीज और एप्स और ह्यूमन, हम तीन उसमें है, उस श्रेणी में आते हैं, मंकी, एप्स और ह्यूमन बीइंग, इनमें ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रत्येक माह एक अंतराल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसमें वेजिनल से ब्लड ब्लीडिंग होती है, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। डॉग्स में, कैट्स में, बेफेलो आदि की फीमेल में वहां जो साइकिल कहलाता है वो स्ट्रेस साइकिल कहलाता है, ESTROUS, स्ट्रेस साइकिल कहलाता है। उसमें यूट्रस और ओवरी में परिवर्तन तो होते हैं मगर ब्लीडिंग नहीं होती। प्यूबर्टी लगभग 13 साल जो मेल ह्यूमन बीइंग में माना गया है, में किसी लड़की को जो प्रथम मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ होता है उसे हम लोग कहते हैं मिनार्की, MENARCHE, मिनार्की। प्यूबर्टी की एज होने पर किसी भी लड़की के, अब वहां चेंजेस क्या होते हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम क्या चेंजेस करता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम पूरा GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस चूंकि वो मेन मालिक है और वही कंट्रोलर है, मेन ऑर्केस्ट्रा का जो हेड है वो ही है, तो यानी हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। ये क्या करता है? ये रिलीजिंग हार्मोन के लिए किसी को प्रेरित करता है। तो किसको करता है? ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, उसके एंटीरियर पोर्शन से क्या निकलता है, LH2, इसको नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेंट हार्मोन, दो हार्मोन रिलीज करते हैं। अब दोनों हार्मोन फंक्शन क्या करते हैं, दोनों हार्मोन जो ओवरी है उसको एक्ट करते हैं, क्योंकि फॉलिकल से हम लोग खुद समझ सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो पहले फॉलिकल्स को बढ़ाना होता है, तो ये उसका काम होता है। हम लोगों ने पहले बता चुके हैं कि ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, जो पहले का लेक्चर है उसमें यही बताया गया। और ये ओवेरियन फॉलिकल्स जैसे ही भ्रूणावस्था में, जब गर्भ में है, तभी से ये फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, और ये जब जब जन्म होता है, यानी जब पार्चुरेशन जिसको बोलते हैं, जब जन्म होता है, उस समय तक प्रत्येक ओवरी में 60 to 80,000 फॉलिकल्स होते हैं। ये ऑलरेडी बने हुए हैं। अब ये डिजनरेशन प्रोसेस, क्योंकि लाखों की संख्या में पहले बने होते हैं, और जैसे जन्म होता है तो जन्म से 13 वर्ष के बीच में डिजनरेशन प्रोसेस शुरू होता रहता है, और तमाम ओवेरियन फॉलिकल्स समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बचते कितने हैं, 60 से 80 हजार के बीच में प्रति ओवरी इतना बचता है, शेष डिजनरेट होता है। तो ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब LH और FSH, दो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH कहाँ से रिलीज होता है, ये हम लोग बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, तो ये ओवरी को एक्ट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को। तो फॉलिकल्स क्या काम करते हैं, ये फॉलिकल्स खुद डेवलप करते हैं। फॉलिकल्स ये LH और FSH के प्रभाव में पहले से डेवलप करते हैं, फिर डेवलप जब थोड़ा सा कर लेते हैं तो स्वयं भी दो हार्मोन निकाल लेते हैं, इनके नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें स्पेलिंग गलत होगी, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन TERON है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो यानी 4 हार्मोन हो गए, LH और FSH ये निकालता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और ओवरी जो निकालती है वो दो निकालती है, उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक, यहां तक हम लोग आगे। तो दोनों काम एक साथ होते हैं, पहले तो खुद डेवलप करते रहते हैं, LH और FSH का काम है इनको डेवलप करना, फॉलिकल्स को डेवलप करना, और डेवलपमेंट जब होता रहता है तो फिर ये जब थोड़ा डेवलप हो जाते हैं तो ये अपने आप खुद हार्मोन निकाल लेते हैं। इस बीच का डेवलपमेंट ये होता है कि इस समय जो यंग गर्ल है वो प्रेगनेंसी की योग हो जाती है, तो दोनों हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का प्रभाव ये होगा, अब दोनों डेवलप कराएंगे उसको, जो उसको मदरहुड के लिए करना है, तो ये उनका प्रभाव क्या होगा कि उसकी आवाज हाई पिच की हो जाएगी, ब्रेस्ट डेवलप कर जाएंगे, हिप्स चौड़े हो जाएंगे, हाइट बढ़ जाएगी, मस्कुलर ग्रोथ हो जाएगी, और एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन क्या करेगा, उसके शरीर को मदर बनने के योग्य तैयारी करेगी। ये उसका इतना ये डेवलपमेंट इसका होता है। उनको ये कहां से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से ये जो रिलीज हुए हैं नए, उनकी वजह से ये परिवर्तन होता है। यही मेल में होता है, वहां भी दूसरी बात, वहां टेस्टोस्टेरोन करता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ह्यूमन फीमेल में प्रति माह ओवरी और यूट्रस और समस्त शरीर में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ओवरी में होता है, यूट्रस में मेन होता है, लेकिन पूरे शरीर में होता है साइक्लिक चेंजेस, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं हम लोग। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर वही हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी LH और FSH निकालेगा, ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, और ये ओवरी में लगभग 60 से 80 हजार फॉलिकल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइमर। केवल एक फॉलिकल डेवलप करेगा, ऐसा नहीं है कि फॉलिकल्स बहुत है,
तो जब ये शुरू में प्रभाव करेगा तो अनेक फॉलिकल्स को डेवलप करेगा, लेकिन बाद में एक ही तय हो जाएगा कि किस फॉलिकल्स को अल्टीमेटली ओवम के रूप में डेवलप करना है। तो ये फॉलिकल स्वयं भी, अब ये फॉलिकल जो है खुद डेवलप हो रहा है, तो प्राइमरी फॉलिकल जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल पर हो जाएगा, तब ये सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पर हो जाएगा, तब ये पहली बार क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर देगा। जब ये ओवम डेवलप हो जाएगा, देखिए ओवम क्या है, उसी के अंदर जो हमारा जो फॉलिकल्स है उसी के अंदर दो पार्ट है, एक पार्ट हमारा ओवम है और एक अन्य अदर पार्ट है, उसको आप एक्सेसरी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ऑक्सिलरी कह लीजिए, तो वो जो मेन वो है वही ओवम कहलाएगा। इसी को ओवम तो डेवलप होगा बहुत बाद में, जब बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के पास होगा तभी डेवलप करेगा, लेकिन वो उसके प्रोसेस में यही रहेगा। तो जब ओवम डेवलप हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको जब बाहर निकालेंगे तो उसको फिम्ब्री, हम लोगों ने फिम्ब्री बताया था, फिम्ब्री के माध्यम से फेलोपियन ट्यूब खींच लेगी उसको, ऐसे ऐसे फिम्ब्री होता है फिम्ब्री में, और उसको फेलोपियन ट्यूब खींच लेगी, जहां पर वो एम्पुला में जाएगा। एम्पुला पार्ट हम लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं किस पेज में है। ये चित्र है, इसमें देखिएगा, देखिए जहां पर ओवरी लिखा हुआ है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहीं पर आपको इनफंडिबुलम दिखाई दे रहा है। तो इनफंडिबुलम जो एरिया है वहीं पर फिम्ब्री है, वो ऐसे करके उसको एक जैसे रिलीज होगा, ओवम जैसे रिलीज होगा वैसे इनफंडिबुलम में वो फिम्ब्री उसको खींच लेंगे, और एम्पुला जहां लिखा हुआ है इस एम्पुला पार्ट में उसको वेट करना है, ओवम को वेट करना है एम्पुला पार्ट में। एम्पुला माने हम जहां कहीं एम्पुला हो, एम्पुला का अर्थ हमेशा होता फूला हुआ भाग कहीं भी होगा। उसी तरह इस्थमस जहां कहीं लिखा होगा, मॉडर्न साइंस में कहीं भी लिखा होगा, इस्थमस माने होता है पतला भाग, सकरा भाग। तो इस्थमस सकरा भाग और एम्पुला फूला भाग। उसी में आप देखिए फंडस जो कहलाता है, यूट्रस का फंडस ऊपर वाला भाग है, और उसका बॉडी ऑफ यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप्ड है, अब इन्वर्टेड उसको बोलते हैं। तो अब ऊपर का भाग, नीचे हमारा जो है आपका नेक होता है, नेक होगा, और सर्वाइकल सर्विक्स वहीं पर होगा, यही बर्थ कैनाल होगी, और ये इस तरह का ये है। और बाहर का हम लोगों ने एंडोमेट्रियम, ये देख लेंगे, एंडोमेट्रियम बाहर जो एंडोमेट्रियम अंदर की है और पेरीमेट्रियम बाहर की, मायोमेट्रियम बीच की है। मायोमेट्रियम हमारी हमेशा वो मसल होंगी जो स्मूथ मसल्स होगी, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके इशारे पर कोई काम नहीं करेंगी। पेरीमेट्रियम आपके वो मसल्स हैं जो स्केलेटल मसल की तरह फंक्शन करती है, पेरीमेट्रियम बाहर की तरफ, जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह में स्टमक मसल्स को, वैसे ही। और सबसे अंदर की जो एंडोमेट्रियम होती है, यही है जो मोटी हो जाएगी, और यही बर्थ का वेट करेगी कोई शिशु आए और वहां पर वो चिपक जाए, और जब चिपक जाएगा तो उसके पहले वो मोटी होना शुरू करेगी, ताकि वो, और बाद में अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो यही शेड ऑफ हो जाएगी, यही बाहर निकल जाएगी, और इसी से आपको ब्लीडिंग होगी। दिस इज द फंक्शन। ये हम लोग पहले उसमें बता चुके हैं। ये देखिए, ये आपका है, ये फॉलिकल्स की स्थिति है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स देखिए, प्रीमोडियल, पहले प्रीमोडियल फॉलिकल्स है, शुरू में जो भ्रूणावस्था में ही हुए हैं, और ये उस समय
60 से 80 हजार फॉलिकल्स पर ओवरी यहाँ पर ऑलरेडी। ये धीरे धीरे जैसे जैसे FSH और LH आएगा तो इन दोनों के प्रभाव में प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे धीरे धीरे डेवलप करेंगे। फिर उससे फिर उससे आगे देखिए, प्राइमरी के बाद फिर दूसरा होगा सेकेंडरी फॉलिकल्स होगा। अब इसी प्राइमरी फॉलिकल्स में एक बीच में एक पॉइंट दिखाया गया है, यही मेन, इसी को ओवम बाद में बोल देंगे हम लोग। इसके बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो वही रह जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से फिर ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद जब होगा तब वो चेंज होगा, तब वो बर्स्ट आउट होगा, और वो एंट्रम जो उसका अंदर का भाग है, वो देखिए जो आपका एक चक्र की तरह बना हुआ है वो एंट्रम है, और बीच में जो है वो ओवम है। तो वो साइट एग्जैक्टली कहें, अगर वो साइट कहें सेकेंडरी ओ साइट के रूप में, तो ये ओ साइट जो है, साइट माने सेल, ऊ माने ओवम के संदर्भ में कहा गया है। तो वो साइट डेवलप होता है, यही बर्स्ट आउट होता है, रप्चर हो जाता है। तो रप्चरिंग के बाद क्या होता है, जो बचता है वो कॉर्पस लुटियम के रूप में डेवलप कर जाता है, उसको कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। और जो एग होता है वही बाद में फिब्रेई से हट करके चला जाता है एम्पुला पार्ट में, और वहां वेट करता है। अब ये 60 से 80 हजार ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इनमें से प्रत्येक माह केवल एक फॉलिकल डेवलप करेगा। तो शुरुआत में डेवलपमेंट कई की होती है, लेकिन बाद में एक ही तय हो जाता है कि भाई हमको इसी को डेवलप करना है, और यही एक बनेगा। एक महीने इस लेफ्ट ओवरी से तो एक महीने राइट ओवरी से, किससे पहले होगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रोसेस है नेचर का, एक में लेफ्ट में और एक में दूसरे महीने राइट में, इस तरह डेवलपमेंट होगा। ये फॉलिकल स्वयं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। जब ये ओवम डेवलप हो जाएगा तो इसी के खींच लेगी, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से खींच लेगी, जहां पर एम्पुला पार्ट में स्थित रहकर वो फर्टिलाइजेशन का इंतजार करेगा। ये इस बीच क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रक्त के माध्यम से, चूंकि ये हार्मोन है तो ये हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम से है। एंडोक्राइन सिस्टम में होता है कि सीधे, इनका अर्थ ये है कि बिना किसी नली के, बिना किसी ट्यूब के, बिना किसी आधार के ये सीधे रक्त में अपना प्रवाह डालते हैं, और जहां डिस्टाइल्ड जो उनका प्लेस होता है, जहां जो प्रभाव देना होता है उस जगह वो प्रभाव दे देते हैं। ये इनका काम है। तो पूरे रक्त पूरे शरीर में फैल जाएंगे रक्त के माध्यम से, और हार्मोन्स यूट्रस में भी चले जाएंगे। तो जैसे पूरे शरीर में जाएंगे यूट्रस में चले जाएंगे। यूट्रस में 3 दीवार हैं, बाहरी पेरीमेट्रियम हमने दिखाया, अंदरूनी एंडोमेट्रियम, और बीच वाली मायोमेट्रियम। तो ये हार्मोन अंदरूनी दीवार जो एंडोमेट्रियम है इसको प्रभावित करेंगे और उसे मोटा बनाएंगे, ताकि जो आने वाला अतिथि है उसको वहां पर बढ़िया से आरामदायक शैया मिल सके। एक तो बेड चाहिए उसको, और दूसरा उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो दोनों की व्यवस्था यहीं पर इसी में एंडोमेट्रियम करती है। प्रथम मेंस्ट्रुएशन को मेनार्की कहते हैं, और अंतिम मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज कहते हैं। 13 से 50 वर्ष की उम्र तक ये संभव, नॉर्मली संभव होता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 प्लस माइनस 2 दिनों का होता है, और एक बार में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड निकलने का समय 3 से 5 दिन है। तो जो टाइम पीरियड है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो जो जितने दिन ब्लीडिंग होती है वो 3 से 5 दिन है, और इसकी मात्रा भी अनुमानित है 30 ml से लेकर 80 ml के आसपास। अब हम लोग उदाहरण में हम लोग दिया कि 30/9/25 है, 30/9/25 को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ। अब ये साइकिल 28 डेज का हम लोग माना हुआ है, ये मानकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है। बस यही हम लोग को देखना है, इससे हम लोग तय कर लेंगे कि वर्चुअली समझ जाए एक बार
कि इसमें कैसे हार्मोन्स का हमारा प्रभाव पड़ता है और कैसे हार्मोन्स एक्ट करते हैं। बस इसको समझ जाएंगे तो ये इससे हम लोग जो कमियां होंगी वो हम लोग समझ जाएंगे, कैसे हम लोग कोई किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब क्या हुआ, 5 डेज का हम लोग ने माना, तो 5 डेज का हम लोग जो माना मेंस्ट्रुएशन, तो हम लोग 30/9/25 से 4/10/25 तक मेंस्ट्रुएशन पीरियड माना जा रहा है। 30/9 से शुरू होगा, 4/10 में समाप्त होगा। अब हम लोगों ने माना है कि 28 दिनों का हमारा साइकिल है, तो हम लोगों ने साइकिल 27/10/25 को साइकिल कंप्लीट होगा, यानी ये साइकिल 27/10/25 को होगा। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अगला मेंसेस 27/10/25 को शुरू हो जाएगा। अब इस डेट से जब हम ओव्यूलेशन की डेट निकालते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ओव्यूलेशन की डेट हमेशा लास्ट जो अगला जो आने वाला है उस साइकिल की उस डेट से पहले 14 दिन पहले को मानते हैं हम लोग। पहले से शुरुआत से नहीं निकाल सकते। शुरुआत से अगर हम निकालेंगे तो कैलकुलेशन गलत होगा। बाहर का जो कैलकुलेशन है, जैसे 27/10/25 का हमारा कैलकुलेशन है कि 27/10/25 को अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो 27 में से आप 14 दिन घटा दीजिए तो 13/10/25 को ओव्यूलेशन होगा। मेंस्ट्रुएशन में गतिविधियां हमको जो देखनी है, क्या देखनी है, हमको देखना है कि एफएसएच क्या डेवलप करता है, एलएच की स्थिति क्या है, फॉलिकल्स में क्या हो रहा है परिवर्तन, एस्ट्रोजन में परिवर्तन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन में परिवर्तन क्या हो रहा है, यूट्रस में क्या हो रहा है, और हमारा कॉर्पस लुटियम में क्या परिवर्तन हो रहा है, इतने हमारे देखने हैं। तो यानी 4 और 3 7 में हमको डेवलपमेंट एफएसएच, एलएच और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये हमारे 4 तो हार्मोन है। एक हमारा फॉलिकल्स है तो उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, एक हमारा यूट्रस है, और कॉर्पस लुटियम जो ओवरी में है, ये हमको परिवर्तन देखना क्या है। तो एक ओवरी में 60 से 80 हजार फॉलिकल्स होते हैं जो प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स में एग या ओवम होता है बीच में। हम लोगों ने दिखाया था एक ऐसे अर्धचंद्राकार का है, उसमें बीच में दिखाया था, तो वही जो है एंट्रम बाहर वाला है और ये अंदर का उसमें ओवम के रूप में है। ओवम उसको भी नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग सामान्यतः ओवम कहते हैं उसको, वो oocyte है। प्रत्येक माह एक ओवम को विकसित किया जाना है और केवल एक ही ओवरी से ये ओवम विकसित होगा, चाहे लेफ्ट से हो या राइट ओवरी से हो। प्राइमरी फॉलिकल्स जब डेवलप करेगा तो उससे सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा, फिर टर्शरी फॉलिकल्स, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और फिर हम लोग एक लास्ट कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स, ये बनता है। तो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा और फिर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। इन सभी के केंद्र में ओवम भी रहेगा। बाहर का एरिया एंट्रम कहलाएगा, अंदर का जो है वो ओवम के रूप में हम कह सकते हैं। जो यही जो फॉलिकल्स भी डेवलप करेंगे और ये भी डेवलप करता, ओवम भी डेवलप करता रहेगा, यानी फॉलिकल्स और एक दोनों साथ साथ डेवलप करते हैं। अब क्योंकि फॉलिकल्स भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालते हैं, अतः यह जानना जरूरी है कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के स्तर से ही ये हार्मोन निकलना शुरू होंगे। जब शुरू में प्राइमरी फॉलिकल्स हैं तो तुरंत नहीं निकले, तुरंत एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकालेंगे। क्यों? तब एलएच और एफएसएच का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये थोड़ा डेवलप जब हो जाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स तो वहीं से ये हार्मोन निकालना शुरू करेंगे। 30/9/25 को क्या होगा, अब इसको चित्र को एक बार देख लें हम लोग, फिर हम लोग इस तरह ये हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया है कि देखिए एफएसएच का डेवलपमेंट, 30/9/25 को हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन देखा, और ये कौन कौन से एक्शन क्या होंगे, एफएसएच में क्या होगा, एलएच में क्या होगा, फॉलिकल्स में क्या होगा, एस्ट्रोजन में क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन में क्या होगा, और यूट्रस का एंडोमेट्रियम वॉल में क्या परिवर्तन होगा। इन चीजों का स्टडी हमको करनी है। ये चित्र है,
इसी के आधार पर दिखाते रहेंगे और इसी को बताते रहेंगे। तो 30/9/25 को पहले क्या होगा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल शेड ऑफ हो रही है, यानी ब्रेक डाउन हो रही है। 30/9/25 को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ तो उसमें एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन हो शुरू हो जाएगी और रक्त और फ्लूइड वेजिनल ओपनिंग से निकलना शुरू हो जाएगा। इसको ही हम लोग अब पहले अगर मान लें तो इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज कह सकते हैं। ये हमारा कब तक चलेगा, 4-10-25 तक रहेगा। ये जो है ये हमारा 4-30/9/25 को मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ। और देखिए हम लोगों ने ध्यान दिखाया कि जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम वॉल है ये शेड ऑफ हो रही है, ब्लड ओजिंग आउट। ये ब्लड ओजिंग आउट को हम लोगों ने दिखाया कि एंडोमेट्रियम वॉल में ब्लड जो है उससे यूट्रस से ब्लड निकल रहा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम वॉल शेड ऑफ हो रही है, टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, तो उससे ब्लीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये इस फेज में 4 दिन तक यही 5 दिन तक यही होगा। इस बीच डेवलपमेंट और भी होगा। इसी दौरान पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के प्रभाव से, अब देखिए अब चूंकि हाइपोथैलेमस को मालूम हो गया कि अभी हमारा कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तभी तो शट ऑफ हो रही है, तो वो फिर हाइपोथैलेमस फिर वही शुरू करेंगे अपना काम कि भाई हम ग्रो करें। कैसे ग्रो करें, फिर वही निकालेगा, GnRH निकालेगा, फिर पिट्यूटरी को कहेगा कि LH और FSH निकालिए, तो LH और FSH सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। अब इन दोनों काम क्या होगा कि ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप कराने का काम शुरू कर देंगे। तो FSH वास्तव में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी फॉलिकल्स को यही मेन डेवलप कर रहा है और LH सपोर्टिंग हैंड के रूप में है। LH उसको ग्रो करेगा और केंद्र में मौजूद ओवम को विकसित करने लगेगा। फॉलिकल्स भी डेवलप होगा और जो केंद्र में अंदर मौजूद है, और LH की भूमिका भी उसको सपोर्टिंग हैंड के रूप में, ठीक है। इस प्रकार जिस समय, अब यही ध्यान दीजिए, जिस समय यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है उस समय ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स भी LH और FSH के प्रभाव से ग्रो कर रहे हैं। देखिए यहां ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस एंडोमेट्रियम वॉल ब्लीडिंग हो रही है, उसी समय फॉलिकल्स प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी ये सब डेवलप कर रहे हैं। तो यानी जब प्राइमरी से सेकेंडरी के रूप में आना शुरू हो जाए, देखिए बड़े ग्रो होने लगे, तो फॉलिकल्स बड़े होने लगे। अब उधर क्या है, उधर देखिए FSH और LH दोनों बढ़ना शुरू हुए। क्यों? हाइपोथैलेमस ने GnRH निकाला, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकाला, उसने पिट्यूटरी कहा कि आप FSH LH निकालिए, तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। तो दोनों ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, दोनों LH भी ग्रो कर रहे हैं और FSH भी ग्रो कर रहा है। इनके दोनों के प्रभाव से क्या हो रहा है, फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू हो रहे हैं यही 5 दिन में। इन 5 दिनों में भी ये ग्रो कर रहे हैं। तो उसी तरह फॉलिकल से प्राइमरी से सेकेंडरी इस तरह हो। अब जब सेकेंडरी की स्थिति में आएगी तो क्या करेगा, ये खुद एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकालना शुरू कर देगा। क्लियर? तो इस फेज को हम लोग, पहले फेज को हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज मान के चल रहे हैं। तो इसमें अभी देखिए इस प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल बराबर है, प्रोजेस्टेरॉन में कोई परिवर्तन नहीं है इस समय में, केवल एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू। क्यों? शुरू में नहीं बढ़ेगा एस्ट्रोजन, कब बढ़ेगा, जैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी शुरू होगा तब एस्ट्रोजन भी बढ़ना शुरू करेगा। तो वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और उधर LH और FSH पिट्यूटरी से निकल रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं। ये पहला फेज है। नाउ कम टू सेकेंड फेज। तो LH FSH से जो प्रभाव, हाइपोथैलेमस GnRH निकालेगा, पिट्यूटरी से LH FSH सिक्रेशन कराएगा, ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम हो जाएगा, और ये FSH वास्तव में फॉलिकल्स को प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से उसको ग्राफियन तक ले जाना है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और उसके बाद ग्राफियन। तो अंदर केंद्र मौजूद ओवम विकसित होगा। इस प्रकार जिस समय यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है उसी समय ओवरी से ओवेरियन फॉलिकल्स भी LH
LH बढ़ रहा है, FSH बढ़ रहा है और फॉलिकल्स भी ग्रो कर रहे हैं और LH FSH दोनों का लेवल बढ़ रहा होगा। LH का कार्य क्या है? FSH को सहयोग देना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये LH सहयोग दे रहा है। इस 5 दिनों में एंडोमेट्रियम पूरी तरह से शेड हो रही है, वहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वहां शेड हो, ठीक है। इस फेज में अभी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन नहीं होगा, कम होगा ना, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो होगा ही नहीं, एस्ट्रोजन भी कम होगा, क्योंकि अभी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा तब तक निकालना नहीं शुरू करेगा एस्ट्रोजन। जब प्राइमरी फॉलिकल का साइज काफी बड़ा हो जाएगा, इसको पकड़ा छोड़ दूं कौन को मैडम वॉल्यूम म्यूट म्यूट कर लीजिए। प्राइमरी में अधिकतम और सेकेंडरी के करीब, जब प्राइमरी खत्म हो जाएगा और सेकेंडरी हो जाए तब एस्ट्रोजन निकालना शुरू करेगा। तो उसी को हम लोगों ने दिखाया है कि एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन अपनी जगह पर है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो वैसे ही है। एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि सेकेंडरी फॉलिकल्स के रूप में हुआ। इन 5 दिनों की बात पहले कह रहे हैं, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात कर रहे हैं उसमें, ठीक। यहां तक हम लोग समझ में आ गया। जहां कहीं वो हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, क्योंकि यही समझना है, बाद में इसको आप अपने उसमें पढ़िएगा, ग्रुप समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड फेज, इस एक मिनट मुझे देना बिस्किट का दिल्ली से नहीं है पेस्ट्री का ये ऐसे क्या बोलती हो? बच्चे लोग नहीं लगाते हो, गंदा हो जाता नाउ कम टू द पॉइंट। सेकेंड फेज को हम लोग फॉलिकुलर फेज कहेंगे। क्यों? इसमें क्या होगा? फॉलिकुलर माने फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, तो फॉलिकुलर फेज है। प्रोलिफरेशन फेज कहेंगे। अब इसमें फेज में प्रोलिफरेशन भी हो रहा होगा। कैसे? एंडोमेट्रियम भी अपना आप डेवलप करना शुरू कर देगी, ठीक है, इन्हीं प्रभाव में। तो इसलिए उसको हम लोग दोनों फेज, जो ओवरी में परिवर्तन और यूट्रस में परिवर्तन दोनों में हो रहा है। सेकेंड फेज को फॉलिकुलर फेज कह रहे हैं ओवरी में, और प्रोलिफरेशन फेज हम लोग कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूट्रस। देखिए हम लोग इस फेज में क्या देखें, क्या है इस फेज में? प्राइमरी फॉलिकल जो डेवलप हो चुका है और एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर रहा है, अब सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के रूप में और अंततः ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड फेज पर हम लोग ध्यान दें। सेकेंड फेज हमारा शुरू हुआ, ये हमारा सेकेंडरी जो है बना, अब ये हमारा प्राइमरी सेकेंडरी बन गया। अब ये एस्ट्रोजन बढ़िया से निकाल रहा है और टर्शियरी फॉलिकल्स में डेवलप कर रहा है। फिर टर्शियरी के बाद फॉलिकल्स में फॉलिकल्स साइड देखिएगा, जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स में आएगा वहीं पर ये बर्स्ट आउट होगा। क्यों बर्स्ट आउट होगा? इसका फेज भी बता रहे हैं क्यों बर्स्ट आउट होगा। ये एस्ट्रोजन, अब फॉलिकल्स, क्योंकि फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं तो फॉलिकल्स एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर रहे हैं। जितने बढ़ना शुरू करेगा उतना और निकालना शुरू करेगा, जितना बढ़ेगा और निकालेगा। तो इसलिए यहीं पर देखिए इस फेज में, सेकेंड फेज में हम लोग क्या है, डेवलप हो चुका एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर रहा है। अब सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल
बहुत अधिक हो जाएगा। यहां देखिए, जैसे फॉलिकल्स विकसित होगा तो ये एस्ट्रोजन कौन निकाल रहा है? फॉलिकल्स निकाल रहा है। फॉलिकल्स कहाँ है? ओवरी में है। तो ये ओवरी में फॉलिकल्स निकालना शुरू कर रहा है, तो ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसको यहीं पर हम लोग देखना बस यहीं पर देख लीजिए, फिर हम लोग चित्र में बार बार आते हैं। इसीलिए एस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा एफएसएच और एलएच का लेवल घट रहा है। ये भी हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। उधर क्या है? प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। क्यों? एलएच और एफएसएच का प्रभाव ये है कि जो वो रक्त में के माध्यम से चले गए यूट्रस में और उन्होंने एंडोमेट्रियम को, क्यों? अब उनको मालूम है कि अब फर्टिलाइजेशन संभव है, ये फेज खत्म हुआ, अब उन्होंने ग्रो कर दिया और वो अल्टीमेटली ग्राफियन फॉलिकल्स को डेवलप कर रहे हैं। और ग्राफियन फॉलिकल्स जब होगा तो ओवम निकल आएगा, ओवम निकल आएगा तो ये उसको बेड बना रहे हैं और बेड बना करके एंडोमेट्रियम वॉल को मोटा करते जा रहे हैं, तो यानी तेजी से बढ़ रहा है। सेकेंड फेज में ये प्रोलिफरेशन फेज इसीलिए कहते हैं इसको। एंडोमेट्रियम तेजी से ग्रो कर रही है, वो मोटी होती जा रही है, जो लगभग 2 से 4 mm की जो थी वो 9 और 10 mm से अधिक भी हो सकती है, ठीक, 18 mm तक जा सकती है नॉर्मली जो है। तो ये हो रहा है। ये इस फेज को देखिए, फिर हम लोग यहीं पर समझते जाइए इसी को, बस यही है। इस समय इसी समय दो परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन क्या होगा? एफएसएच का मुख्य कार्य क्या है? फॉलिकल्स को विकसित करना, और इस कार्य में एलएच उसे सहयोग दे रहा है। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को विकसित कर रहा है, परंतु ओवरी में अनेक फॉलिकल्स हैं, 60 से 80 हजार फॉलिकल है। तो फॉलिकल जो एफएसएच शुरू में क्या उसको समझ में नहीं आ रहा, तो शुरू में सारे फॉलिकल्स को डेवलप करेगा एक साथ सबको डेवलप कर रहा है। एफएसएच प्रारंभ में सभी को विकसित करेगा, क्योंकि एफएसएच पूरी ओवरी में जाएगा, तो इसलिए ओवरी में मौजूद सभी फॉलिकल्स उसका लाभ उठा लेंगे और सभी डेवलप हो जाएंगे, मतलब बड़े पहले ग्रो करने लगेंगे। अब धीरे धीरे ये निर्णय हो जाएगा कि भाई डेवलप एक क्यों करना है, तो ये तय हो जाएगा कि ये फॉलिकल डेवलप करेगा। तो ये जब निर्णय हो गया कि एक फॉलिकल में केवल एक को ग्रो कराना है और सारे फॉलिकल्स जब ग्रो कर रहे हैं तो सबने एस्ट्रोजन निकालना शुरू कर दिया। भाई ग्रो कर रहे हैं तो भी निकालना शुरू कर दिया, तो एस्ट्रोजन की मात्रा फॉलिकल्स के कारण बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन निकालने फॉलिकल, सारे फॉलिकल निकालना शुरू करेंगे तो नेचुरली एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा? एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देगा। इसी चीज को हम लोग समझना है। शरीर का एक होम्योस्टैटिक सिस्टम है। जब कोई भी हार्मोन या कोई भी चीज, वाटर, कोई भी चीज कोई भी, तो उसको होम्योस्टैटिक मशीनें क्या करती हैं? उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करती हैं। कोई चीज बढ़ने लगता है तो उसको कोशिश करती है कि उसको निगेटिव फीडबैक क्या है ये बताते हैं। भाई दो सेंटर हमारे पास है, एक है हमारे हाइपोथैलेमस और दूसरा क्या है? आप बोलिए। एक सेंटर हाइपोथैलेमस, दूसरा सेंटर क्या है? पिट्यूटरी। यस, तो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दो ही है, एक छोटा मालिक एक बड़ा मालिक। तो जब निगेटिव, मतलब अब कोई चीज बहुत बढ़ गई, एलएच एफएसएच कोई बहुत बढ़ गया, मान लीजिए कोई बढ़ गया, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हमको एलएच एफएसएच की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहेंगे, वो जो ब्लड में मात्रा बढ़ने लगेगी तो इनको मालूम हो गया सेंसर से, तो ये तो तुरंत उसको निगेटिव फीडबैक देंगे कि अब इसको रोक दो। तो एक मैसेज जाएगा पिट्यूटरी को और एक मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, दोनों को मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल हाइपोथैलेमस को दे दें। तो हाइपोथैलेमस को देंगे तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकालना कम करेगा, पिट्यूटरी के देंगे तो पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच निकालना कम करेगा। उधर हाइपोथैलेमस भी कहेगा पिट्यूटरी से कि भैया एलएच
और एफएसएच को रोको, आबादी का जरूरत नहीं है। तो जीएनआरएच के माध्यम से कम करेगा। दूसरा, सीधे ये मैसेज दे देंगे उनको, जैसे किसी ऑफिस में 2 लोग बैठे हुए हों और एक आपका मैनेजर हो और एक चीफ मैनेजर हो किसी बैंकिंग सिस्टम में, तो एक कोई इंफॉर्मेशन कोई स्टाफ गया और उसने बताया कि सर फंड जो है बहुत अधिक हो रहे हैं और हम आज के फंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम रखने की हमारी व्यवस्था नहीं होगी, शाम को 3 बजा हुआ है, तो अब हम या तो रोक दें या हम कोई और दूसरा माध्यम निकालें। तो वो एक दूसरा जाकर चीफ मैनेजर को दे देगा और एक देगा मैनेजर साहब को बता दे, उनको बता देगा। तो दोनों अपने प्रयासों से ये करेंगे कि हम इस मनी को, इस फंड को ऐसे डाइवर्ट कर सकते हैं। उनके पास सिस्टम कोई होगा, उसको डाइवर्ट कर देंगे या रोक देंगे या कह देंगे कि चेक है तो हम इसको पास कल कराएंगे। तो इस तरह कोई मैनेजमेंट उनके पास होगा। ये मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट हम लोग एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच को दे रहे हैं। एक तो निगेटिव फीडबैक कह रहा था। तो देयर आर 2 फीडबैक सिस्टम, one is said to be negative feedback system, other is said to be positive feedback system। पॉजिटिव भी देते हैं, पॉजिटिव भी देना पड़ता है कहीं की जरूर, ठीक। तो अब क्या करेगा, फॉलिकल्स में एस्ट्रोजन क्योंकि मात्रा बढ़ गई तो एस्ट्रोजन एफएसएच को, ये एस्ट्रोजन की मात्रा एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देना शुरू करेगा कि हमको अब एफएसएच रिलीज ना हो। ये बॉडी का रेगुलेशन सिस्टम है। अब इससे एलएच और एफएसएच का उत्पादन घटने लगेगा। जीएनआरएच कम कर देगा, एलएच एफएसएच। तो ये देखिए चित्र में, इस प्रोलिफरेशन फेज में अभी टर्शरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स फाइनली नहीं हुआ। इसी दौरान नेगेटिव फीडबैक वजह से एस्ट्रोजन क्योंकि बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से एफएसएच और एलएच को दोनों को नेगेटिव फीडबैक गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना गिराना शुरू कर दिया। क्योंकि इस समय तक मालूम हो गया कि हमको तो केवल एक ही फॉलिकल डेवलप करना है, तो इतने हमको एफएसएच एलएच की क्या जरूरत है। तो ये आपका दोनों का लेवल गिरना शुरू हो जाएगा, एफएसएच का, एलएच का। और लेकिन एस्ट्रोजन कम, क्योंकि एस्ट्रोजन सारे टर्शरी ग्राफियन सब सारे सेकेंडरी टर्शरी सब फॉलिकल से डेवलप वो कर रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं। एक और परिवर्तन होगा, एक और परिवर्तन होगा। इसी के साथ ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो एक फॉलिकल डेवलप हो रहा है वो एक और हार्मोन रिलीज करता है, वो स्वयं एक और रिलीज करता है। किताबों में शायद हर जगह न दिया हो, लेकिन ये हार्मोन रिलीज करता है। इसका नाम, इसको इनहिबिन, इसका नाम है इनहिबिन, INHIBIN, इनहिबिन, जो स्पेसिफिकली एफएसएच को इनहिबिट करती है। वो भी क्या करती है, वो इस एफएसएच को वो भी मैसेज देती है कि भाई हम बहुत अधिक हमको नहीं चाह रहे। इस कारण होगा क्योंकि जब एक ही फॉलिकल के वो कह रहा है कि हमको तो एक ही को डेवलप करना है, हम ही डेवलप हो रहे हैं, हमको मालूम है, अब तो तय हो गया कि हमको डेवलप करना है, तो हम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हमको विकसित करने के लिए एफएसएच की बहुत मात्रा नहीं चाहिए। तो इन 2 कारणों से, इस इनहिबिन की वजह से और नेगेटिव फीडबैक की वजह से एफएसएच और एलएच का उत्पादन लेवल घट जाता है। Any question at this level? No sir. बहुत महत्वपूर्ण है ये। एफएसएच घटा, एस्ट्रोजन बढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन वहीं पर है, प्रोलिफरेशन फेज में एंडोमेट्रियम वॉल मोटी होती जा रही है और से एट द लेवल ऑफ 18 mm तक पहुंच सकती है। इसीलिए कभी जब टेस्ट, कभी इस फेज में कोई कराएगा, इस फेज में अगर कोई टेस्ट हुआ कभी किसी लेडी का यूट्रस का, तो उसका एंडोमेट्रियम वॉल प्रोलिफरेटिव फेज में होगा और उसकी मोटाई अधिक होगी।
उससे हमको शंका ये होगी कि क्या एंडोमेट्रियम वाल में कोई गड़बड़ी है, हमको यहीं पर सचेत होना है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है। अभी हाल में ही था, एक लेडी थी, तो उनका एंडोमेट्रियम लगातार बढ़ रहा था। मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने तभी बताया नहीं। तो हमने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं, आप बताइए, आपकी डेट बोलिए, उस डेट को बताइए तब हम समझें। तो उन्होंने कहा कि डेट तो हमारी आ गई है और इस समय तो हमने ये उसी फेज में रहा होगा। तो पहले 9 mm थी, फिर 2 दिन बाद कराया तो 18, वो 15 के आसपास हो गई। तो हमने कहा ये प्रोफेशन क्यों हो रहा बहुत तेजी से। तो हमने कहा अपनी डेट बताइए पहले, वो बताइए तभी हम बताएं। तो वो कहने लगी, अब वही पूछा नहीं मैंने प्रश्न, उनको बताना चाहिए था। वो कह रही थी, हमने कहा होने इसी समय आपका मेंस्ट्रुएशन वाला शुरू हो रहा है। उनकी एज 35-38 के आसपास है, इसका मतलब कि भी वो कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रही थी नहीं हमारा है, कभी कभी लेट हो जाता है। तो वो जो फेज है, इसलिए इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को। इसीलिए गायनी प्रॉब्लम जब भी किसी लेडी की हो तो पहले गायनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट पहले करना चाहिए, ये सूत्र है हम लोगों के। ठीक, अब ये तो हम लोग समझ गए यहाँ। तो अब 2 परिवर्तन हो गए। हमने कहा कि उन्होंने निगेटिव फीडबैक दिया और उन्होंने इनिबिन भी निकाल दिया और कहा वो भी निगेटिव करेगा। इनिबिन निकाला, इनिबिन माने इनिबिट कर रहा है, तो इनिबिन हार्मोन उसने निकाला। अब महत्वपूर्ण बात यहीं पर आप समझ लीजिए, ये सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए, फोटो कीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए। महत्वपूर्ण बात क्या है, एट मॉडरेट लेवल एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH। एट मॉडरेट लेवल, जब मॉडरेट लेवल में होता है तो वो क्या करता है, एस्ट्रोजन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH, बट एट वेरी हाई लेवल it starts to give positive feedback to LH and FSH नेचर। जब तक वो मॉडरेट लेवल में बढ़ा हुआ था तब तक वो निगेटिव दे रहा था कि अब और न बढ़ो, लेकिन जैसे ये बढ़ जाता है खुद, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगेगा। तो यानी अर्थ इसका क्या हुआ, इसी से निकालिए। इसका अर्थ है कि एस्ट्रोजन की अत्यधिक मात्रा होने पर LH और FSH और बढ़ जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। तो परिणाम स्वरूप FSH बढ़ता है और LH बहुत तेजी से बढ़ता है। ये देखिए चित्र, यहां तक ठीक था जब मॉडरेट लेवल पर, लेकिन जब बहुत बढ़ा तो उसने पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया। पहले तो गिरा FSH LH दोनों, बाद में इसने पॉजिटिव फीडबैक देना, एस्ट्रोजन ने अपने एक हाई लेवल पर पहुंच करके इसने पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, FSH भी बढ़ा और LH देखिए कितना तेजी से बढ़ गया, ऊपर, नीचे से ऊपर पहुंच गया। LH देखिए, LH की स्थिति बहुत ऊपर पहुंच गया। अब ये LH क्या काम करेगा पहले वही समझ लीजिए। LH जब बहुत बढ़ा तो कितना तेजी से बढ़ गया, देखिए बहुत तेजी से, बहुत बिल्कुल धूम के शक्ल पे हो गया। अब यहीं पर परिवर्तन देखिएगा क्या होता है, यही परिवर्तन होना, यही आपका उसका वो है। थर्ड फेज यहीं से शुरू हो गया, इसको हम लोग सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। कुछ सीक्रेट होता है, ये सब सीक्रेशन होता है, और ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्यों, कार्पस लुटियम का रोल यहां पर आ गया, तो कार्पस लुटियम से ल्यूटियल फेज। ठीक है, अब ये फेज महत्वपूर्ण क्या है, जैसे ही LH बहुत सर्ज कर रहा है, LH माने बहुत तेजी से बढ़ा है LH, तो स्पर्म देखिए, ओव्यूलेशन में क्या है, ओव्यूलेशन में जैसे ओवा निकलता है तो ये जा करके 24 आवर्स
वहां वेट करता है। कहां पर, कौन सी जगह है, अभी बताया था, एम्पुला। एम्पुला, एम्पुला में वेट करता है। उधर स्पर्म जो पहुंच रहे हैं उनकी लाइफ उस फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में केवल 48 घंटे है, यानी 48 आवर्स, यानी एक दिन पहले का मान लीजिए पहले से कोई स्पर्म पड़ा हुआ है तो वो भी फर्टिलाइज कर सकता है, या उस समय जो है वो भी fertilize कर सकता 72 आवर्स बोलते हैं कि है। डॉक्टर्स बोलते हैं 72 आवर्स रहता है। हाँ नॉर्मली, लेकिन 48 के आसपास सेफ है, मतलब 48 है, 72 को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मेन मतलब 2 दिन समझ लीजिए। ओव्यूलेशन होने के प्रोसेस में, ओव्यूलेशन होने में तुरंत टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें 48 आवर्स के बीच में ही 2 दिन का इसका लाइफ स्टाइल है ये स्पर्म की। तो यानी एक दो दिन पहले का जो होगा 48 पहले का, और जो आज आया वो भी तो रहेगा, मान लीजिए 48 घंटे पहले आया तो वो भी तो जीवित है, और इस समय जो आ रहा है वो तो जीवित है ही है, तो उसके लिए तो 72 घंटे हो गए। आप 2 दिन पहले का 48 आवर्स आया, हाँ। 2 दिन पहले का आ, तो जिंदा है, वो वहीं पड़ा हुआ है। ये जो आज आ रहा है वो भी तो रहेगा, वो तो वेट कर रहे हैं, तो आज वाला भी फर्टिलाइज कर सकता है और पुराना 2 दिन पहले वाला भी कर सकता है, क्योंकि भी तो लाइफ उसकी है। तो वो इस तरह हम 72 घंटे मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि 24 आवर्स तो इसको जिंदा रहना है ओवम को, 24 आवर्स जिंदा रहने के बाद वो वेट नहीं करेगा, फिर वो बर्स्ट आउट हो जाएगा और अपने आप, ठीक है। तो वेटिंग लाइफ फीमेल की, ओवम की 24 आवर्स है, और उसके हम लोग 48 से 70 घंटे 72 घंटे मान सकते हैं। तो यानी पहले का भी स्पर्म कोई पड़ा हुआ है उस प्रोसेस में तो वो भी फर्टिलाइज कर सकता है, तो उसमें फर्टिलाइज हो सकती है, और उसके बाद भी हो सकता है। आपको 24 आवर्स तक वेट करना है तो ठीक। अब यानी ह्यूमन फीमेल केवल एक दिन के लिए फर्टिलाइज होगी, उस समय जो है नॉर्मली क्या है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये अध्ययन हम लोग करेंगे कि यह फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। एलएच के बहुत अधिक सर्ज करने पर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो फट जाता है और ओवम बाहर निकल जाता है। ये ग्राफियन फॉलिकल्स हमारा बना था, ये बर्स्ट आउट हो गया, इसमें से जो ओवम बीच में निकल आया और इसको उन्होंने खींच लिया, मेम्ब्रेन ने खींच लिया, और ये इनफंडिबुलम से अंदर जाकर के और वेट करने लगा जाकर के वहां पर एम्पुला पीरियड में ये डेवलपमेंट हुआ। एलएच के बहुत अधिक सर्ज करने पर ग्राफियन फॉलिकल्स फट गया, ओवम बाहर निकल गया। अब फिम्ब्रेई आकर्षित करेगी और वो सिलिया मसल्स के द्वारा, सिलिया मसल्स उसको मूवमेंट कराती है, क्योंकि वो तो नॉन मोटाइल है, ओवम इज नॉन मोटाइल, स्पर्म इज मोटाइल, ये नॉन मोटाइल है। तो ये क्या है, सिलिया मसल्स के द्वारा इसको फेलिपियन ट्यूब में ओविडक्ट से एम्पुला तक उसको वहां पर रोक देते हैं, वहीं पर ये स्पर्म का वेट करता है। इसे ही ओव्यूलेशन कहते हैं। इस समय शरीर का टेम्परेचर सामान्यतः 1 डिग्री के लगभग बढ़ जाता है। अब इस समय तक एंडोमेट्रियम वॉल की क्या स्थिति है, वो तैयार हो चुकी है, उसको ये है कि कोई नया अतिथि आएगा तो उसके लिए बेड तैयार है। ग्राफियन फॉलिकल्स में से जो ओवम, अगर हम सही कहें तो सेकेंडरी ओसाइट है, ये ओवम नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट है। निकलने के बाद जो शेष बचेगा वो कार्पस लुटियम कहलाता है। यानी नोट करिए, यानी एलएच ही कार्पस लुटियम का जन्मदाता है। एलएच के सर्ज करने की वजह से ही तो कार्पस लुटियम बना, ग्राफियन फॉलिकल्स फटा और वहां से ओवम निकला, और जो बचा शेष वो कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, एलएच कार्पस लुटियम का जन्मदाता एलएच है। कार्पस लुटियम इस उम्मीद में कि अब फर्टिलाइजेशन होगा, अभी तो उसको नहीं मालूम, क्योंकि बॉडी को जब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
तो बॉडी 5 डेज बाद जब मोरोला के स्टेज में आएगी, ये जाइगोट जब मोरोला के स्टेज में आएगा, 16 सेल का हो जाएगा, तब ये जाकर के आपका यूट्रस में पहुंचेगा और एंडोमेट्रियम वॉल में चिपक जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसको कंसीविंग बोलेंगे, इसको कंसीविंग बोलेंगे। तो आफ्टर 5 डेज तक मालूम पड़ेगा कि अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके पहले मालूम ही नहीं होगा बॉडी को। तो यानी अब ये क्या करेंगे, कार्पस लुटियम ये भी तो ओवरी के है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगेगी। अब देखिए, अब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, ये अब प्रोजेस्टेरॉन अब बढ़ना शुरू हुआ। कार्पस लुटियम जहां डेवलप हुआ, जहां ग्राफिन फॉलिकल फटा, अब इसका ये सर्ज करने लगी, प्रोजेस्टेरॉन अब सर्ज कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन सर्ज कर रही है। ठीक है, इस डेट को हम लोग 13/10 को हम लोग माना था ना, याद करिए। 27 तारीख को हमने मांगा था, उसके 14 दिन पहले वहां से हम 14 डेज निकाल रहे हैं बाहर से। ठीक है, तो 13/10 को ओव्यूलेशन हम लोग मान रहे हैं। थोड़ा सा रह गया, इसी को हम लोग समझ लें बस। क्योंकि इस उम्मीद में कि कार्पस लुटियम इस उम्मीद में कि फर्टिलाइजेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने लगेगा, ये अधिक मात्रा में करेगा, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी निकालेगा, वो भी रिलीज होगा। तो ये भी प्रेगनेंसी हार्मोन के रूप में माना जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए शायद ये उतना ही कारगर नहीं है जितना कि HCG है, HCG। ठीक है, यानी प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से रिलीज हो रहा है। अब फर्टिलाइजेशन के लगभग 5-6 दिन बाद ही जाइगोट यूट्रस में आएगा, अतः चाहे फर्टिलाइजेशन न भी हुआ हो तो भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर यूट्रस की वाल को, एंडोमेट्रियम वाल को तैयार करेगा, वो ग्रो करेगी ये भी। ठीक है, इसी दौरान एंडोमेट्रियम वॉल भी शिशु के लिए क्या निकालेगी, ग्लाइकोजन। उसको यह है कि वेट कराना है, वो उसको मालूम नहीं है। तो ग्लाइकोजन कि जब कोई शिशु आएगा तो उसको ग्लाइकोजन चाहिए, तो ग्लाइकोजन कौन रिलीज करेगा, कौन रिलीज करेगा, एंडोमेट्रियम वॉल वो शिशु के लिए ग्लाइकोजन रिलीज करना शुरू कर देगी। यद्यप कार्पस लुटियम का जन्मदाता कौन है, हम लोगों ने कहा LH सर्च किया तो कार्पस लुटियम बन गया, तथापि कार्पस लुटियम अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार लेगी। कैसे, ये निगेटिव फीडबैक दे देगी। ये निगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देगी, यानी फिर LH, ये FSH LH फिर डाउन हो, LH ऊपर गई थी लेकिन फिर LH डाउन होना शुरू हो जाएगी, कम, निगेटिव फीडबैक वजह से लुटियल फेज में। ठीक है, निगेटिव फीडबैक दे रहे कि आपको जरूरत नहीं है लुटियल। अब इधर देखिए, ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है ये प्रोलिफरेशन फेज है, ये और ग्लाइकोजन रिलीज करना शुरू कर दिया, ये उसको अभी बढ़ रही है, ये और मोटी होती जा रही है इस फेज में। यानी 14 दिन बाद, 14 दिन के पहले भी आपको ये ओव्यूलेशन फेज में ये बढ़ रही होती है एंडोमेट्रियम वॉल, और ग्लाइकोजन निकालना शुरू कर देगी। तो यद्यप कार्पस लुटियम का जन्मदाता LH है, तथापि कार्पस लुटियम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, निगेटिव फीडबैक है। तो प्रोजेस्टेरॉन आल्सो गिव्स निगेटिव फीडबैक टू LH एंड FSH, वो भी कर देगा, प्रोजेस्टेरॉन भी, वो भी निगेटिव फीडबैक देगा। दोनों से क्या होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निगेटिव फीडबैक के कारण LH और FSH दोनों गिरने लगेंगे। LH नीचे गिरता चला जाएगा, एक समय इतना नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि LH जन्मदाता है किसका, कार्पस लुटियम, और FSH उसको सहयोग दे रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है।
दोनों कर रहे हैं ना, LH FSH। तो LH उसका फादर है, लेकिन FSH भी उसको बना रहा है, मतलब मेंटेन कर रहा है। तो कार्पस लुटियम इतना LH और ये कितना नीचे गिर जाएंगे कि कार्पस लुटियम को संभाल नहीं पाएंगे और कार्पस लुटियम मर जाएगा, डेथ हो जाएगी। LH कार्पस लुटियम को ग्रो कराती है, FSH उसको मेंटेन करती है। जैसे LH FSH न्यूनतम हो गए तो कार्पस लुटियम समाप्त। कार्पस लुटियम 14 दिन तक वेट करती है टोटल। कार्पस लुटियम के मरते ही LH और FSH और गिर जाते हैं, तब फिर शेडिंग ऑफ शुरू हो जाएगी और एंडोमेट्रियम वॉल। क्लियर? यहां तक हो गया। मिनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो हम मानते हैं, मेनोपॉज स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो मानते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन वही होता है 2-3 दिन पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो के शारीरिक मानसिक जो परिवर्तन होते हैं, जैसे घबराहट है, दर्द है, चिड़चिड़ापन है, पीठ कमर में दर्द है, ये तो शारीरिक भी मानसिक दोनों है, ये परिवर्तन होते हैं। डिस्मेनोरिया मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसको शट ऑफ करने के लिए, और यूट्रस शट ऑफ होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण पेन हो सकता है। मेनोरेजिया पीरियड का समय सामान्य होगा, लेकिन फ्लो 5 से 7 दिन तक हो जाएगा। कारण क्या है इसका? मेनोरेजिया कारण FSH का सिक्रीशन न होना या डिलेड होना। तो यानी मेनोरेजिया में हम लोगों को FSH की स्थिति पे ध्यान देना है, ठीक। दूसरा पॉलीमेनोरिया, साइकिल का टाइम आधा रह जाना, जिससे एक ही पीरियड में 28 दिनों में ही 2-3 बार हो जाए। कारण क्या होगा? प्यूबर्टी पीरियड में ऐसा शुरू में होता है, नए शुरू में, डिलीवरी के बाद इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, और मेनोपॉजल स्टेज। और मेट्रोरेजिया एक सामान्य चक्र में 2-3 बार ब्लड निकलना, यूट्रस कैविटी में पॉलिप कोई हो या यूट्राइन कैंसर हो। कंटिन्यू ब्लीडिंग इंजरी के कारण हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर के कारण होता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसमें जाइगोट क्या होता है, इम्प्लांट, वो उसको इम्प्लांट करना है, उसको यूट्रस के बाहर इम्प्लांट कर जाएगा, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूट्रस को ही सब देना है। यूट्रस ग्रो कराती है, यूट्रस बेड देती है, यूट्रस ग्लाइकोजन देती है, यूट्रस आपको हार्मोनल देती है, फीडबैक करती है, मतलब फीड देती है, फीडिंग करती है। तो इन सब के लिए अगर आप यूट्रस के बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। 6 डेज के बाद नॉर्मली। तो ऐसे जाइगोट का डेवलपमेंट वो, मतलब एक केस मैंने अभी देखा है कि उसका बच्चा हो भी गया है, पूरा एज वापस प्रेग्नेंट। नहीं तो ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कठिनाई है। नहीं सर, मैं ये सोच रही थी कि प्लेसेंटा से फिर वो, मतलब कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होता है, कैसे उसका न्यूट्रिशन मिलता है। देखिए ये भाई ऐसा है, तो दवाइयां देने लगते हैं तुरंत ही, उसी में मालूम हो गया तभी तो, क्योंकि प्लेसेंटा तो डेवलप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर वहां नहीं, उसको अगर आपको वो दो चीज चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए और दूसरा चाहिए न्यूट्रिशन, दोनों चीज मिलना शुरू हो जाए तो न्यूट्रिशन पे प्लेसेंटा से जहाँ चिपकेगा वहां डेवलप करेगा ही, वो बन जाएगा तभी तो भाई। है तो सब मसल टिश्यू है, मसली टिश्यू तो है बीच में। मतलब न्यूट्रिशन के लिए उसको बाहर से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, इंजेक्शन या दवाइयाँ? बाहर भी देते होंगे नेचुरली, तभी देंगे, तभी तो बच पाएगा। नहीं, बहुत से केस मालूम ही नहीं पाएगा, एक टॉपिक है। इसमें जाइगोटिक कंडीशन दो और भी होती हैं इसमें, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जाइगोटिक कंडीशन ये होती है कि कभी कभी दोनों ओवरी से, कभी कभी ये गलती होती है, दोनों ओवरी से निकल गए। नॉर्मली क्या होगा, एक ओवरी से निकल गया, इधर निकला हुआ है मान लीजिए, और स्पर्म आए इधर चले गए तो बेकार हो गए। इधर जो गए लगभग 200 स्पर्म जो है जाते हैं, वही प्रवेश कर पाते हैं 200 में से एक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों ओवरी से निकाले और दोनों फर्टिलाइज कर गए एक साथ, इधर भी वाला फर्टिलाइज कर गया, इधर भी कर दिया। तो इसमें जो है दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये XY है, दूसरा XX हो सकता है। लेकिन जिसमें एक सिंगल से मोरोला पीरियड के पहले ही बर्स्ट आउट 2 भागों में बढ़ जाता है,
वहां ये होता है कि एक जो होगा, दोनों या तो लड़की होंगे या दोनों लड़के होंगे, दोनों या तो मेल चाइल्ड होंगे या दोनों फीमेल चाइल्ड होंगे, जहां सिंगल जाइगोट से आपका बना हुआ है, 2 बच्चे हुए हैं। लेकिन अगर दोनों से दो फर्टिलाइज हुए ओवम, तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, यहाँ एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है, और एक दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन एक लड़की एक लड़का भी हो सकता है, मतलब ये। तो हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, और थोड़ा इसको पढ़िएगा दोबारा और इसको बढ़िया समझिएगा, क्योंकि हम लोगों को इसके माध्यम से चिकित्सा क्या करनी है यहाँ हम लोगों को देखना है। और खेमका सर को हम लोग आशीर्वाद उनका हमारे साथ है, और हम लोग अपने ज्ञान को आगे डेवलप करेंगे, खुद बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे को बताएंगे तभी हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, और उनसे भी हमको ज्ञान मिलेगा। इसी माध्यम से हमारी जो है विधा ये जो है आगे बढ़ेगी बहुत तेजी से। और वही हम लोग याद कर रहे हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 5 मिनट का 3 या 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।